जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फरवा यूनुस। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास मेजर 6 जून के कौन-कौन से करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हैं जो कि हम लोग अपने तैयार करेंगे, मतलब कि उनको अपने पीपीएससी, एफपीएससी, नैप, एफआईए, एमओडी, जितने भी हमारे सीएसएस के जीके के एमसीक्यूज़ होते हैं एज़ वेल एज़ सीएसएस के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिहाज से, ठीक है? उसमें जो मेजर एमसीक्यूज़ होते हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके के आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली ये हमने उठाए हैं 6 जून के लिहाज से। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज एडीपी। एडीपी होता है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बाजुकात एग्जामिनर जो होता है वो इसका एब्रीवेशन भी पूछ लेता है कि एडीपी स्टैंड फॉर, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को एक लोन अप्रूव किया, और ये लोन जो इसने दिया है ना, लोन की जो इसकी पॉलिसी है, और ये लोन जो इसने पाकिस्तान को दिया है बेसिकली बस इसने इन्वायरमेंट के लिहाज से दिया है। इन्वायरमेंट के लिहाज से कह लें, या फिर आप इसको जर्नल इसकी कैटेगरी हम लिखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के को फुलफिल करने के लिए और उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी लो जा रही है, तो उन चीज़ों को मतलब कि सस्टेनेबल गोल्स पे वर्कआउट करने के लिए उसने हमें एक लोन दिया। और वो लोन कितने मिलियंस है, तो दैट इज ऑप्शन बी, 250 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है ये हमें रिसेंटली एडीपी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है दैट इज नीलम जेहलम प्रोजेक्ट इज आल्सो नोन एज जूल क्राउन जूल नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे अगर जूल का देखा जाए ना, तो जूल हम लोग कहते हैं कोई हीरा वगैरह, ठीक है? और क्राउन जो होता है वो हम लोग कह लें कि लाइक जैसे कोई तख्त वगैरह नहीं होता, हम लोग कहते हैं कि वो जो सर पे पहनते हैं, क्या कहते हैं, ताज। या अब हमें पता है कि हमारे पास जो है पाकिस्तान एज अ नेशन और स्टेट के लिहाज से हम बात करें या फेज के लिहाज से बात करें, तो पाकिस्तान में हमेशा एक इशू जो है वो हमेशा ही हॉट रहता है, दैट इज वाटर क्राइसिस का, कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस का इशू हमेशा हाईलाइट रहता है। अब उसके लिहाज से डेफिनेटली हम लोग बनाते हैं डैम्स वगैरह, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है क्राउन जूल। द अब आंसर तो आपको पता चल गया कि आंसर क्या है, बट उसका जो दूसरा पार्ट है ना वो है वाई का। हमेशा एमसीक्यूज के लिहाज से आपने बच्चे एक याद रखना है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारा होता है वाई, और दूसरा हमारा होता है हाउ, कि अगर कोई चीज है तो वो कैसे है और क्यों है और वो किस तरीके से है, ठीक है? अब अगर मैं इस एमसीक्यूज के लिहाज से इसे एक क्राउन जूल कहा गया, बट वाई वी कैन नेम इट एज क्राउन जूल, ठीक है? सबसे पहले इसकी लोकेशन के लिहाज से अगेन आपका एक एमसीक्यूज बनता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर। सेकंड एक और एमसीक्यूज यहाँ से बनेगा, वो होगा इसकी कैपेसिटी के लिहाज से कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 969 मेगावाट ये इसकी कैपेसिटी है। देन आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होना चाहिए। इट इज कंसिडर्ड एज क्रूशियल प्रोजेक्ट फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ पाकिस्तान एंड रिड्यूसिंग द पावर डेफिसिट। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली डैम्स होंगे, पानी स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकेगी, ठीक है? तो एनर्जी क्राइसिस को भी कम करने के लिए इसकी एक हमारे पास एक मेजर इंपॉर्टेंस है। देन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोजेक्ट इंक्लूड अ डैम, अ डिवीजन टनल एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस, ठीक है? देन कंप्लीशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि ये कंप्लीट कब हुआ, तो फुल फ्लैश ये ऑपरेट हुआ था 2018 के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि ये लॉजिक के लिहाज से आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई भी एमसीक्यूज होता है उसकी आपको मतलब कि थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप उसे भूले ना, एक दफा पढ़ लें। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लास्ट टाइम अक्सर न्यूज में रहता है कि जो हमारा ऊपर वाले एरियाज हैं वो भी पोल्यूशन के लिहाज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो दिस प्रोजेक्ट हैज बोथ प्रेज द कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी जनरेशन, ये तो एक काम हो गया। डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उस इलाके को पोल्यूट कर रही है, एंड क्रिटिक फॉर इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द नीलम वैली। तो इस चीज को मतलब कि आप देखिए यहाँ डैम है ना, अब ये सिर्फ एक थोड़ा आपको लॉजिक और क्लैरिटी के लिहाज से कि डैम है तो यहाँ पे ये वाटर सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है? यहाँ पे वेपर्स बनते हैं और वाटर साइकिल एक हमारा डेफिनेटली इसे हम एवरीडे जर्नल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, ये टॉपिक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डैम और इसके स्टोरेज ने ना यहाँ का जो वाटर साइकिल है उसको मेंटेन किया हुआ है। वाटर साइकिल को मेंटेन होने की वजह से जो आपका रेन का रेशो होता है वो मेंटेन रहता है। मतलब कि डेफिनेटली जितने वेपर्स जाएंगे वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने के बाद वो ही पानी आपके रेन की फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली नीलम के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। एमसीक्यूज एक ही था, लेकिन यहाँ से हर एक पॉइंट से उसका एक एक एमसीक्यूज बनता है, इसे आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन रिसेंट पीएम शहबाज शरीफ विजिट टू द चाइना 4 जून को इन्होंने किया है, कितने
MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कितनी बिजनेस डील्स जो है हमने उनके साथ साइन किए कि हम ये इतने प्रोजेक्ट्स करेंगे आपके साथ, दैट इज अबाउट 32। ठीक है, ये एज इट इज याद करने वाला MCQs है। द नेक्स्ट वन इज रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ थ्रेटन, कि रशिया अगर हमारी सॉवरेनिटी को हिट किया जाएगा, हमारी वो सालमियत को हिट किया जाएगा और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हिट किया जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज पास्ड बाय, किसने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने या इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने या फिर रशियन प्रेसिडेंट ने या नन ऑफ दीज ने? ये हमारे पास आंसर है, दैट इज रशियन प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ये स्टेटमेंट पास। आगे नेक्स्ट MCQ है हमारे पास IAE, ये हमारे पास अगेन एक एब्रीवेशन लिखी हुई है और इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, वो कहते हैं कि IAE बोर्ड पासिस रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। अब डेफिनेटली ये मतलब कि ऐसा इंटरनेशनल का इदारा है जो कि क्या करता है, न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई कंट्रीज बना रहे होते हैं, क्योंकि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक क्या होता है बच्चे, कोई भी कंट्री जो है वो एक सर्टन हद तक जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है या एक मतलब के बेनिफिशियल यूज के लिए बना सकता है, लेकिन ये जैसे एटम बम वगैरह है इस चीज़ों को नहीं बना सकता एज पर दिस इंटरनेशनल ट्रीटी। लेकिन ईरान के ऊपर अभी रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा से पाबंदी लगा दी है और विच 2 कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट इट। तमाम ने, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ने इसके हक में बात की है। तकरीबन कोई 25 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके एब्सटेन किया है, मतलब कि ना उन्होंने यस कहा है इस बात को और ना उन्होंने नो किया है। ठीक है, और लेकिन 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया या उसके खिलाफ अगेंस्ट जो है वोट पास किया है, वो है हमारे पास चाइना एंड रशिया। आगे चलती हैं जी। आफ्टर स्पेन, अभी ये रिसेंटली हुआ है कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने सबसे पहले मतलब फिलिस्तीन को एक्सेप्ट किया था, यूरोपियन स्टेट्स ने। अब रिसेंटली एक और ने फिलिस्तीन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया एंड दैट इज स्लोवेनिया। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन कौन से कंट्रीज ने, कोई सा भी पूछ सकते हैं MCQs में, ये इन तीनों में से भी आ सकता है और इसका भी आ सकता है, और हो सकता है कहीं एक MCQs में ये सारे दिए हों कि कौन कौन से कंट्रीज ने रिसेंटली पैलेस्टाइन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। COP29 इज गोइंग टू हेल्ड इन, आपको पता है COP29, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, ये हमारे पास अगेन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, अगेन हम लोग अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से इंटरनेशनली बहुत से लोग, मतलब कि बहुत बड़ी ये इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिहाज से कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, और अगेन इसका उन्होंने पूछा हुआ है कि ये किस कंट्री के अंदर, ये कहाँ किस जगह पे ये हेल्ड होगी COP29, तो ये इसका आंसर है हमारे पास बाकू। बाकू आपको पता है कि अजरबैजान का कैपिटल भी है, तो COP29 जो है वो हमारे पास अजरबैजान होस्ट करेगा। अगर कंट्री का पूछते हैं तो ये, और बाजू का तो वो कंट्री का नहीं लिखा हुआ होता, तो फिर आपने याद रखना है बाकू, यानी कि अजरबैजान का जो कैपिटल है उसमें COP29 होगी। आगे नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। तो जी, वो कहता है व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बैनिंग शॉपिंग बैंड्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आप देखिए बहुत ज़्यादा आजकल डिबेट चल रही है कि इन्होंने शॉपर पे ये जो प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ करते हैं दूध दही लाने के लिए, ठीक है, इस पे पाबंदी लगा दी है, मतलब कि जो भी होता है। अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कंडीशंस अप्लाई की हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन क्या है, बैन ऑन 75 माइक्रोन थिक एंड सिंगल यूज प्लास्टिक, द फर्स्ट वन। ठीक है, कि इस तरह के प्लास्टिक जो 75 माइक्रोन थिक होंगे और वन टाइम प्लास्टिक यूज में आएंगे, ऐसे तमाम शॉपरों को उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, यानी कि जो दोबारा रीन्यू नहीं किए जा सकते उन सारों को तकरीबन क्या कर दिया, बैन कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ये जो ट्रांसपेरेंट शॉपर हम लोग यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, ये आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें इस लिहाज से ये क्यों बैन किया गया, इवन कि ये एक हमारी डेली लाइफ की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन स्टिल बैन किया गया है। बच्चे, इसके हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहे थे। वाई, मतलब कि बैन किया गया तो क्यों बैन किया गया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में हम देखें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अभी कोई शॉपर है तो वो 5 साल बाद भी वैसे रहेगा, 10 साल बाद भी वो वैसे ही शॉपर की सूरत रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, उस पर डिकम्पोजर्स वर्क नहीं कर सकते। देन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन ये कॉज करते हैं, डेफिनेटली ज़मीन में जाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन, और अगर ये वाटर में मिलेंगे तो वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। उसके बाद हार्म टू मैराइन लाइफ, जो मतलब कि समंदर के अंदर मछली वगैरह जिंदगी एक्वेटिक लाइफ है, उसको ये बहुत बैडली तौर पर इम्पैक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग अगर ह्यूमन हेल्थ कंसर्न्स देखते हैं तो माइक्रोन प्लास्टिक्स, ठीक है, वो यहाँ पे वो क्या कहते
कहते हैं ओवर टाइम थिक प्लास्टिक ब्रेक डाउन इनटू माइक्रो प्लास्टिक व्हिच कैन एंटर द फूड चेन। दिस पोजेसेस हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब कि हमारे फूड के मतलब कि यहाँ से प्लास्टिक्स जो हैं वो मतलब कि प्लास्टिक का शापर अगर ज़मीन में चला जाता है तो उसका सर्टेन एक कंपोनेंट्स कह लें प्लास्टिक के या उसका जहरीलापन जो है ज़मीन के अंदर मिल जाता है और उसके साथ वो हमारे फूड चेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा बन जाता है और वही चीज़ हम लोग खा रहे होते हैं, इधर इट्स ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है, देन हमारे पास होता है केमिकल लीचिएट्स। प्लास्टिक कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इनटू एनवायरनमेंट व्हिच कैन कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाईज, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स लीडिंग टू पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज भी बहुत ज्यादा फेस करते हैं, मतलब कि रिसाइकल नहीं कर सकते इन्हें। लिटर प्रॉब्लम, लिटर प्रॉब्लम क्या मतलब कि हवा चलेगी तो यहाँ से शापर उड़ेगा और वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर उड़ते रहते हैं, मतलब कि लाइट वेट है ना तो डेफिनेटली विंड के साथ कहीं से कहीं जा पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी एंड रेगुलेशन की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए इनको। हाँ, ये एक क्रिटिक भी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आ रही है कि इन्होंने बगैर कोई अल्टरनेटिव निकाले इन्होंने क्या कर दिए, बैन कर दिए। लेकिन जर्नल हम लोग यही कहते हैं कि अगर हमारे पास शॉपर बैन हो जाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कपड़े से बने हुए थैले या बैग्स वगैरह। और इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव कि आप मतलब कि 1-2 मिनट का शापर ना यूज करें, कपड़े को मतलब कपड़े के बने हुए थैले वगैरह प्रमोट करें, क्योंकि शापर 2 मिनट यूज हो जाता है और आगने वाले 10-50 सालों तक ये जितनी देर वो रहेगा वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कितने शॉर्ट टर्म के लिए कितनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है वो पूरी मतलब कि प्लेनेट अर्थ के लिए क्रिएट कर रहे हो। देन अगेन रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन के मतलब कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन पे बैन होना चाहिए कि इस तरह के लो क्वालिटी चीज़ें ना प्रोड्यूस की जाएं जो रिसाइकल ना हो सके, तो हमें इसको बैन करके इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन कंडीशन आपने याद रखनी है 75 माइक्रोन, ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। नेक्स्ट चलते हैं जी। इतनी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद सिर्फ ये था कि आप चीज़ें आपके ना माइंड में बैठे, आपको आइडिया हो, चीज़ों को रिलेट करना है कि कौन सी चीज़ कब क्यों और कैसे हो रही है। इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंजाब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI अगेन इसकी एब्रीवेशन आ जाती है। ये एक पंजाब का मतलब कि प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है। ठीक है, और चिल्ड्रन के लिए कैसे है कि हमारे पास जो होते हैं ना बच्चों की हम लोग वैक्सीन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की और वैक्सीनेशन की जाती है या आप इसे कह लें कि इम्यूनाइजेशन की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन एंगेज प्रिवेंटेबल डिजीजेज। प्रिवेंटेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज जिनकी वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं और उस वैक्सीन से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, बच्चों की सेहत के लिहाज से, चिल्ड्रन हेल्थ के लिहाज से कंसर्न रखना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बच्चों की सेहत को महफूज बनाने के लिए एक ये प्रोग्राम इनिशिएटिव किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, उसी से रिलेटेड MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कह लें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर अंडर द पंजाब EPI। ठीक है, अब देखें हमारे पास जब जो आपने याद रखना है कि जो भी हमारे पास वायरस, ऐसी डिजीज जो वायरस से कॉज होती है ना, ठीक है, उसकी हम वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, उसकी हमारे पास वैक्सीन होती है। लेकिन कोई भी ऐसी डिजीज जो मॉस्किटोज वगैरह से बनती है उसकी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो इसमें देखें तो हमारे पास पोलियो, मीजल्स और ट्यूबरक्लोसिस, इसकी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जो हम बच्चों को लगाते हैं। लेकिन मलेरिया की हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है, वैक्सीन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये डिजीज जो होती है वो एक मॉस्किटो के बाइट करने से बन रही होती है, मतलब कि कॉज करते हैं। तो ये हमारी आज की थी स्लाइड्स। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। इसमें से मेन MCQ सारे ही मेन थे और सारे ही आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह के एग्जामिनर FPSC की, PPSC की पूछते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि COP28 जो है, जो लास्ट ईयर हुई है 2023 के अंदर, वो कहाँ पे हुई है, वो कौन से शहर या कौन से कंट्री में हुई है। ठीक है, क्योंकि इस तरह भी एग्जामिनर पूछ लेता है। एक साल जो आपका करंट, अगर हम लोग करंट की बात करते हैं ना, तो करंट में जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं वो तो हैं ही हैं, हमने कवर करने होते हैं, लेकिन एक साल पीछे वाले भी करने होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।